बाकी सारी सीरीज़ के कुछ सीरीज़ के एपिसोड आज नहीं आ पाएंगे, बाकी मैं कल दूंगा। और बाकी कुछ सीरीज़ के मैं डाल दूंगा, बाकी के कल आएंगे। और डबिंग स्टार्ट कर दी आगे के एपिसोड्स की, जो कि डेली प्रोवाइड होने वाले हैं। उनका एडवांस डबिंग हो जाएगी ताकि रेगुलर एपिसोड उसको मिसिंग के बिना होते रहें। डेली एपिसोड अपलोडिंग उसकी होती रहेगी। ठीक है, फिर बाकी आज में जितने हो पाएगा एक दो एपिसोड आएंगे, बाकी कल चारों सीरीज़ के आएंगे। उधेड़ दी जाएगी। आसपास गॉसिप शुरू हो गई। आरव अंदर से पूरी तरह स्पीचलेस था, हालांकि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा होगा। कैसा रहेगा फेरी? आरव ने मुस्कुराकर पूछा। दफा हो जाओ, मुझे मेल स्लेव्स की जरूरत नहीं, नैना ने कोल्ड वॉइस में कहा। उसकी आंखों में स्पष्ट मर्डरस इंटेंट थी। ओह नहीं नहीं, प्लीज सोचिए, मैं बहुत केपेबल हूँ। आरव जल्दी से बोला। वह टेलीपैथिक ट्रांसमिशन करना चाहता था, लेकिन सेंट स्पीक पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे डर था कि कहीं मैसेज इंटरसेप्ट ना हो जाए। अगर दोबारा पीछा किया तो मार दूंगी, नैना ने कोल्डली कहा। यह केवल धमकी नहीं थी, उसके शरीर से टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट निकल रही थी। चलो, समृद्धि ने कहा। ठीक है, नैना ने सिर हिलाया। इसके बाद चारों लड़कियां उड़कर चली गई। जाते जाते क्रिम्सन लेडी ने मॉकिंग स्माइल के साथ कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम सीनियर सिस्टर न्यू के स्लेव हो, नहीं तो अभी तक मर चुके होते। धत! आरव भीतर से गुस्से से भर उठा। इतने लंबे समय बाद फाइनली रियूनियन हुआ था और नतीजा यह निकला कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वह दांत भींचकर फिर उनके पीछे बढ़ा, लेकिन इस बार नैना ने तुरंत स्वॉर्ड स्ट्राइक कर दी। आरव तुरंत रुक गया। वह सच में अटैक नहीं झेल सकता था। मेरा पीछा मत करो, नहीं तो मर जाओगे, नैना ने कोल्डली कहा। सेंट स्पीक में मेल स्लेव्स द्वारा फीमेल डिसाइपल्स को हरास करना कैपिटल ऑफेंस माना जाता था। आरव चुपचाप खड़ा रहा। वह केवल अपनी वाइव्स को दूर जाते हुए देखता रहा, जब तक उनकी फिगर्स उसकी नज़रों से पूरी तरह गायब नहीं हो गईं। आरव कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने एक बार फिर सीक्रेटली लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया। वह देखना चाहता था कि क्या किसी तरह वह उस स्थान तक पहुंच सकता है जहां वे रहती थीं, लेकिन कुछ दूर तक पीछा करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि नैना और बाकी लड़कियां एक विशाल प्लैनेट पर रहती थीं और उस प्लैनेट पर साफ नियम था कि किसी भी पुरुष मेल या मैस्कुलिन इंडिविजुअल को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जो भी नियम तोड़ता उसे सीधे मार दिया जाता। आरव ने हेल्पलेस होकर लंबी सांस ली। उसने उस प्लैनेट की ओर गहरी नज़र से देखा, फिर मुड़कर वहां से चला गया। क्या बदकिस्मती है! आरव भीतर से बेहद फ्रस्ट्रेटेड था। वह आखिरकार अपनी वाइफ से मिला भी, उनसे बात भी हुई, लेकिन पहचान बताने का एक भी मौका नहीं मिला। वह तो उनके साथ बिताए पुराने दिनों की बातें तक करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सब खत्म हो गया। आरव दूर निकल गया। उसने तय किया कि वह किसी मौके का इंतजार करेगा और देखेगा कि क्या दोबारा उन लड़कियों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से काफ़ी समय गुजरने के बाद भी नैना और बाकी लड़कियां दोबारा कहीं दिखाई नहीं दी। आरव लगभग पागल होने की स्थिति में पहुंच गया। ये जगह उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थी। वह अब यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। तभी उसने आसपास कुछ लोगों की बातचीत सुनी। बौद्ध टेम्पल और रामपुर पवेलियन के सीक्रेट रेल्म्स खुलने वाले हैं। पता नहीं सेंट स्पीक को कितनी स्पॉट्स मिलेंगी, पता नहीं, लेकिन इस बार बहुत लोग जाएंगे। मैंने सुना है कि इस बार सिचुएशन पहले से अलग है। हाँ, मेरा अनुमान है कि रोजी, नैनर और बाकी लोग भी जाएंगे। सीक्रेट रेल्म, आरव धीरे से बुदबुदाया। अगर नैना और बाकी लड़कियां भी वहां जाने वाली थीं तो इसका मतलब था कि उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। वह सीक्रेट रेल्म के अंदर उनसे मिलने का मौका ढूंढ सकता था। आखिर सेंट स्पीक के अंदर रहकर वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कशिश अभी भी उसकी स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट के अंदर बंद थी। वह सेंट स्पीक की सबसे मॉन्स्ट्रस जीनियसेस में से एक थी। अगर उसकी गुमशुदगी का पता चल गया तो सेंट स्पीक में भारी हंगामा मच जाएगा और देर सबेर शक आरव पर भी पहुंच ही जाता। मुझे यहाँ से निकलना होगा। आरव ने उदास नज़रों से उस प्लैनेट की ओर देखा जहाँ नैना, समृद्धि, क्रिम्सन लेडी और आराध्या रह रही थीं। फिर वह मुड़कर वहां से चला गया। हालांकि आरव तुरंत सेंट स्पीक छोड़कर नहीं गया। अगर वह अभी कशिश को रिलीज कर देता तो उससे नैना और बाकी लड़कियों पर शक जा सकता था। आरव का कशिश को मारने का कोई इरादा नहीं था। दोनों के बीच कोई पर्सनल ग्रज नहीं थी। उसने केवल उसका इस्तेमाल करके इनर डोमेन में प्रवेश किया था और पहले की बातचीत से उसे पता चल गया था कि नैना और बाकी लड़कियां कशिश को जानती थीं। इसलिए आरव ने फैसला किया कि वह उसे रिलीज जरूर करेगा, लेकिन केवल तब जब वह खुद पूरी तरह सेफ हो जाएगा।
आरव इनर डोमेन में घूमता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नज़र रोजी पर पड़ी। वह अकेली स्टार्स के बीच लेजरली स्ट्रोल कर रही थी, मानो किसी सोच में डूबी हो। तो तुम यहाँ हो? आरव मुस्कुराया और सीधे उसकी ओर उड़ गया। मेल स्लेव। रोजी थोड़ी स्टन रह गई। एक मेल स्लेव ने उसका रास्ता रोक लिया था। क्या यह मौत को न्योता देना नहीं था? फेरी आर, आप अनपैरेलल्ड ब्यूटी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रेस की मालकिन हैं। मैं आपको अपना मास्टर मानना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? आरव ने जानबूझकर जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनते ही आसपास मौजूद काउंटलेस विमेन का ध्यान तुरंत उनकी ओर चला गया। रोजी कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह गई। फेरी आर, मैं आपका सबसे लॉयल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, आरव ने एक बार फिर ऊंची आवाज में कहा। सेंट स्पीक की गॉसप लविंग महिलाएं तुरंत वहां इकट्ठा होने लगीं। यह मेल स्लेव क्या कर रहा है? रुको, ये तो सीनियर सिस्टर नीयू का मेल स्लेव है। ये पागल हो गया है। मैंने इसे पहले भी देखा था। कुछ दिन पहले यह नैना के पास भी यही कह रहा था। कुछ महिलाओं ने तो आरव को पहचान भी लिया, लेकिन आरव के चेहरे पर शर्मिंदगी का नामोनिशान नहीं था। रोजी ने कोल्ड गेज से उसकी ओर देखा। तो तुमने पहले नैना से भी यही बात कही थी? उसने कोल्ड वॉइस में पूछा। हाँ, बिल्कुल कहा था। आरव ने बिना हेजिटेशन के सिर हिला दिया। उसकी ओरिजिनल प्लान बहुत सिंपल थी। वह चाहता था कि रोजी भी नैना की तरह उसे रिजेक्ट कर दे। इसके बाद वह कुछ और डिसाइपल्स के पास जाकर यही ड्रामा दोहराता। फिर जब बाद में कशिश रिलीज होती तो कोई भी नैना पर शक नहीं करता। आखिर आरव और नैना के बीच पब्लिकली कोई क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था। ये पूरी योजना उसने काफ़ी सोच समझ कर बनाई थी, लेकिन तभी। ठीक है, अब से तुम मेरे मेल स्लेव बनोगे। रोजी ने कुछ पल सोचने के बाद अचानक सिर हिलाकर सहमति दे दी। आरव पूरी तरह स्टन रह गया। तुमने अग्री कर लिया? फेरी आर, क्या आप दोबारा सोचेंगी नहीं? आरव का चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। जरूरत नहीं, रोजी ने काम वॉइस में कहा। अब केवल आरव ही नहीं बल्कि आसपास की बाकी महिलाएं भी स्टन्ड थीं। क्या रोजी ने सच में इसे एक्सेप्ट कर लिया? लेकिन क्यों? यह अगली मेल स्लेव किस काम का? और ये तो सीनियर सिस्टर नीयू का स्लेव है। क्या रोजी को डर नहीं कि कशिश नाराज हो जाएगी? चारों ओर शौक भरी चर्चाएं शुरू हो गईं। ओह फेरी आर, मैं सिस्टर नीयू का आदमी हूँ, आरव ने ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। अगर रोजी सच में उसे एक्सेप्ट कर लेती तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाती। कोई बात नहीं, मैं खुद सीनियर सिस्टर नीयू को समझा दूंगी, रोजी ने शांत स्वर में कहा। लेकिन मैं लॉयल नहीं हूँ। मैंने यही बातें सीनियर सिस्टर नीयू से भी कही थीं, आरव ने जल्दी से जोड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें प्रॉपर्ली ट्रेन कर दूंगी, रोजी ने कोल्डली कहा। आरव लगभग पागल हो गया। क्या ये औरत बेवकूफ़ है? या फिर क्या इसे उस पर शक हो गया है? उसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं था। ओह फेरी आर, मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए, आरव हकलाते हुए बोला। अब उसे सच में रिग्रेट होने लगा था। उसका ओरिजिनल इंटेंशन केवल रोजी को इरिटेट करना और नैना की तरफ से थोड़ा रिवेंज लेना था, लेकिन अब खुद वही फंस गया था। सोचना, रोजी का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। तो तुम सेंट स्पीक पर मेरे साथ मजाक कर रहे थे? क्या तुम मरना चाहते हो? उसकी आवाज़ में किलिंग इंटेंट भर गई। आरव पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। आसपास मौजूद सेंट स्पीक की महिलाएं भी मलिशियस एक्सप्रेशंस के साथ उसे घूरने लगीं। इस मेल स्लेव को सीधे मार देना चाहिए। नहीं, ऐसे डिसलॉयल मेल स्लेव को कैस्ट्रेट कर देना चाहिए। सही कहा, इसे आसानी से मरने नहीं देना चाहिए। ये सुनते ही आरव भीतर से फ्यूरियस हो उठा। उसने आखिर किया ही क्या था? ये लोग सीधे कैस्ट्रेशन की बात करने लगे थे। तो क्या अब भी पीछे हटना चाहते हो? रोजी ने कोल्डली पूछा। आरव का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। नहीं, उसने मजबूरी में जवाब दिया। बहुत अच्छा, अब मेरे साथ चलो, रोजी ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। आरव पूरी तरह स्पीचलेस था। आखिर चीजें इस दिशा में कैसे पहुंच गईं? जल्द ही रोजी उसे अपने केव मैंशन में ले गई। उसका रेजिडेंस नैना से अलग था। ये भी कशिश की तरह एक इंडिपेंडेंट केव मैंशन था। वंस फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो जाएं तो बाहर वाले अंदर की कोई हलचल महसूस नहीं कर सकते थे। अंदर प्रवेश करते ही आरव ने एक विशाल गार्डन देखा। वहां काउंटलेस ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिले हुए थे और हवा में फ्रेग्रेंस फैली हुई थी। आरव भीतर ही भीतर सोच रहा था, क्या रोजी सच में उसकी लुक्स पर फिदा हो गई थी?
लेकिन ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उसकी वर्तमान अपीयरेंस इतनी अगली थी कि कोई भी महिला उसकी ओर आकर्षित नहीं हो सकती थी। फिर आखिर रोज़ी ने उसे एक्सेप्ट क्यों किया? तभी रोज़ी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, उसकी बड़ी आंखें सीधे आरव पर टिक गईं। तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? उसने कोल्ड वॉइस में पूछा। क्या? आरव कुछ पल के लिए स्टन रह गया। पास आने की कोशिश, रोज़ी ने कोल्डली कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरव ने तुरंत इनकार कर दिया। वह केवल उसे इरिटेट करना चाहता था, उसके पास रोज़ी के करीब आने की कोई इच्छा नहीं थी। बहाने मत बनाओ, सच बताओ तुम्हें क्या पता है? रोज़ी की किलिंग इंटेंट और बढ़ गई। आरव पूरी तरह कंफ्यूज्ड था, उसे आखिर क्या पता होना चाहिए? क्या कशिश ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? रोज़ी ने कोल्ड वॉइस में पूछा। आरव, वह सच में कहना चाहता था, कशिश तो इस समय उसकी स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट के अंदर बंद है। नहीं, रोसी तुम गलत समझ रही हो, आरव जल्दी से बोला। अब वो उसे फेरी कहने की भी जहमत नहीं उठा रहा था। अगर रोसी ज़्यादा ओवर करती तो आरव सच में उसे सप्रेस करने का सोच रहा था। ही जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे इरादे साफ नहीं हैं, रोजी स्नेह करते हुए बोली। तुमने ये कंक्लूजन आखिर निकाला कैसे? आरव जेन्युइनली शॉक्ड था। एक मेल स्लेव होकर तुमने मेरा नाम सीधे लेने की हिम्मत की? रोजी की आंखें ठंडी हो गईं। ओह गलत मत समझो, मैं अब तुम्हें मास्टर नहीं मानना चाहता, मैं जा रहा हूँ, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। ये कहकर आरव तुरंत मुड़ा और बाहर जाने लगा। उसने तय कर लिया था, अगर वह अभी यहाँ से नहीं निकला तो आगे स्थिति और भी ज़्यादा ट्रबलसम हो जाएगी। भागने की कोशिश कर रहे हो? रोजी ने ठंडी आवाज में चीख लगाई। उसकी किलिंग इंटेंट साफ महसूस की जा सकती थी और उसने तुरंत हमला कर दिया। आरव पूरी तरह स्पीचलेस था। ये औरत सच में बीमार थी और ऐसी बीमारी से ग्रस्त थी जिसका अब कोई इलाज नहीं बचा था। बैंग बैंग, रोजी ने लंबी तलवार प्रकट की और आरव की ओर क्षैतिज वार कर दिया। ये स्वॉर्ड स्ट्राइक बेहद टेरिफाइंग था। रोजी केवल रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म की फर्स्ट लेवल कल्टिवेटर थी, लेकिन इस समय जो शक्ति वह दिखा रही थी वह साधारण फर्स्ट लेवल कल्टिवेटर से कहीं ज़्यादा थी। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ सीधे रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म की 6th लेवल तक पहुंच रही थी। आरव कुछ पल के लिए सरप्राइज रह गया। अब उसे समझ आया कि रोजी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी। वह केवल फर्स्ट लेवल रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म में होते हुए भी सेकंड लेवल कल्टिवेटर को मेल स्लेव बनाने से नहीं डर रही थी, क्योंकि उसकी वास्तविक स्ट्रेंथ बेहद टेरिफाइंग थी। नैना के साथ लड़ते समय उसने अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल ही नहीं की थी। किल, रोजी की आंखें मर्डरस इंटेंट से भरी हुई थीं। उसके अटैक्स में बिल्कुल मर्सी नहीं थी। उसकी नज़रों में आरव केवल एक मेल स्लेव था, चाहे उसका कल्टिवेशन रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म की सेकंड लेवल पर क्यों न हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता था। वह हायर रेल्म्स को चैलेंज करने की क्षमता रखती थी। लेकिन बस इतना ही। आरव का चेहरा पूरी तरह काम रहा। उसने केवल अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और 2 उंगलियों से रोजी की स्वॉर्ड टिप पकड़ ली। क्या? रोजी का चेहरा इंस्टेंटली पेल पड़ गया। उसकी आंखें शौक से फैल गईं। उसकी स्वॉर्ड को कोई केवल 2 फिंगर्स से कैसे रोक सकता था? यह आदमी आखिर था कौन? ये कैसे पॉसिबल था? उसने ये कैसे किया? रोजी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ही आरव ने कोल्ड स्नेयर किया और तुरंत काउंटर अटैक किया। गॉड्स डेथ! इस बार आरव ने बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाई। उसने सीधा पंच मारा। क्या? पफ! रोजी सीधे उस पंच से उड़ गई। उसका शरीर ब्लड पूल में जा गिरा। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट मंद पड़ गई और फिजिकल बॉडी का अधिकांश हिस्सा टूट गया। उसने आरव की ओर ऐसे देखा मानो कोई मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा हो। सिर्फ एक पंच में वह हार गई थी। ये कैसे संभव था? आरव ने लंबी सांस छोड़ी। अब समझ में आया, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत किया करो। ये कहने के बाद वह धीरे धीरे रोजी की ओर बढ़ने लगा। तुम दूर रहो! रोजी डरकर चिल्लाई। वह भागना चाहती थी, कम्युनिकेशन जेड स्लिप निकालकर मदद बुलाना चाहती थी। लेकिन आरव उसे ऐसा मौका कैसे देता? अगले ही पल वह उसके सामने पहुंच गया और लगातार पंचेस बरसाने लगा। बैंग बैंग बैंग! आह! रोजी ने अपना चेहरा ढक लिया और दर्द से चीखने लगी। आरव को खुद समझ नहीं आ रहा था कि सेंट स्पीक आने के बाद उसे इन औरतों के चेहरे पर पंच मारने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों हो रही थी। कुछ ही देर में रोजी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। तुम खुद को क्या समझती हो? मुझे अपना मेल स्लेव बनाने लायक भी नहीं हो, आरव ने स्नेह करते हुए कहा। तुम आखिर हो कौन? रोजी ने दांत भींचकर पूछा। बैंग बैंग!
आरव ने फिर पंच मारा। इस बार उसने रोजी के सारे दांत तोड़ दिए। मैंने अभी कहा ना, तुम मुझसे सवाल पूछने के योग्य नहीं हो। रोजी की आंखों से आंसू निकल आए। सेंट स्पीक के इनर रीजन में उसे एक मेल स्लेव ने इतनी बुरी तरह ह्यूमिलिएटिंग तरीके से पीटा था, ऐसा हजारों सालों में कभी नहीं हुआ था। इसके बाद आरव ने और रूथलेस तरीके से हमला किया। उसने रोजी के लिम्स तोड़ दिए और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील कर दी। तुम क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो, नहीं तो सेंट स्पीक तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, रोजी कांपती आवाज में बोली। अब वह सच में डर चुकी थी। ही सेंट स्पीक मुझे नहीं छोड़ेगा, आरव स्नेह करने लगा। मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। ज्यादा बकवास मत करो, अगर फिर ज्यादा बोली तो दोबारा मारूंगा। उसकी कोल्ड थ्रेट सुनकर रोजी तुरंत चुप हो गई। फिर आरव ने उसे भी स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट के अंदर इम्प्रिजन कर दिया। अब मुझे निकलना होगा। आरव ने लंबी सांस ली। वह अब सेंट स्पीक में और नहीं रुक सकता था। अगर ज्यादा देर रुका तो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती और अब उसके पास फीनिक्स रीबर्थ जैसा कोई ट्रम्प कार्ड भी नहीं बचा था। इसलिए उसे तुरंत भागना था। रोजी के केव से निकलने के बाद आरव तेजी से स्टारी स्काई की ओर भागा और सेंट स्पीक के आउटर गेट की तरफ बढ़ गया। कशिश के मेल स्लेव की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके वह सक्सेसफुली बाहर निकल गया। किसी गार्ड को कोई शक नहीं हुआ। यह इसलिए नहीं था कि आरव की एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी थीं, असली वजह यह थी कि किसी ने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि सेंट स्पीक का कोई मेल स्लेव ऐसा काम करने की हिम्मत करेगा, और तो और इतना टेरिफाइंग मेल स्लेव मौजूद हो सकता है, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। फायरस्टार रीजन में ट्रू जीनियसेस मेजर पावर्स के ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स होते थे। सेंट स्पीक पावरफुल जरूर था, लेकिन वह उन सुप्रीम पावर्स को प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करता था। किसी ने नहीं सोचा था कि रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म की 9th लेवल जीनियस कशिश को कोई मेल स्लेव सप्रेस कर सकता है, फिर उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इनर रीजन में घुसकर इतना बड़ा केओस खड़ा कर सकता है। लेकिन आरव जैसे ही आउटर रीजन से बाहर निकलने वाला था, गार्ड्स ने उसे रोक लिया। मेल स्लेव्स को बिना अनुमति बाहर जाने की इजाजत नहीं है, एक गार्ड ने कोल्ड वॉइस में कहा। स्लेव कॉलर केवल सेंट स्पीक के अंदर वैलिड था। इनर और आउटर डोमेन में मेल स्लेव्स फ्रीली मूव कर सकते थे, लेकिन बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। आरव की एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो गई। क्या? तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेल स्लेव होकर हिम्मत कैसे हुई? अगले ही पल आरव ने सीधे हमला कर दिया। इस जगह ट्रैप रहना प्रैक्टिकली सुसाइड था। उसे तुरंत ब्रेकआउट करना था और जितनी जल्दी हो सके यहां से दूर भागना था। सेंट स्पीक जैसी हॉरिफाइंग जगह में रहना बेहद डेंजरस था। आरव की हथेलियों में लाइटनिंग क्रैकल करने लगी। उसकी टेरिफाइंग ऑफेंसिव शक्ति पूरे आकाश में फैल गई। उसने आउटर रीजन की गार्ड्स को या तो सीरियसली इंजर कर दिया या सीधे क्रिपल कर दिया। फिर उसका फिगर एक फ्लैश में गायब हो गया। किल! एक मेल स्लेव भाग गया। उसने गार्ड्स को घायल कर दिया। पूरे सेंट स्पीक में इंस्टेंट एक्सप्लोजन हो गया। काउंटलेस एक्सपर्ट्स मर्डरस इंटेंट के साथ बाहर निकल पड़े। सेंट स्पीक में मेल स्लेव का रेबेलियन कैपिटल ऑफेंस माना जाता था, ऐसा अपराध जिसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता था। वहां उधर भागा है, पीछा करो। यह इंसिडेंट इतना बड़ा था कि सेंट स्पीक के कई एल्डर्स भी पर्सनली बाहर आ गए। ये सभी 100 एलिफेंट रेल्म एक्सपर्ट्स थे, क्योंकि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार कल्प्रेट केवल रिटर्निंग वॉइड रेल्म में था। उनके नजरिए से ऐसे मेल स्लेव को सप्रेस करने के लिए 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म एल्डर्स काफी थे। लेकिन 3 घंटे बाद खबर वापस आई, एक 100 एलिफेंट रेल्म एल्डर रॉब्ड हो गया था। वह मिस्टीरियस पर्सन बेहद टेरिफाइंग था। आखिर में एल्डर को अपनी स्टोरेज आर्टिफैक्ट देकर जान बचानी पड़ी। ये खबर लौटते ही सेंट स्पीक में अनप्रेसिडेंटेड सेंसेशन फैल गया। यहाँ सब फीमेल कल्टिवेटर्स थीं और यहाँ रूमर्स लाइटनिंग स्पीड से फैलते थे। रिटर्निंग वॉइड रेल्म कल्टिवेटर 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म एल्डर को हरा सकता है? ये फायर स्टार रीजन का मॉन्स्ट्रस जीनियस होना चाहिए। आखिर वह कौन है? काउंटलेस लोग इस विषय पर चर्चा करने लगे। कुछ लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करते करते कशिश तक भी कनेक्शन जोड़ लिया, क्योंकि स्लेव कॉलर पर उसका नाम लिखा था। लेकिन जब सेंट स्पीक एक्सपर्ट्स कशिश के केव पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं बचा था। सब पूरी तरह केओटिक अवस्था में था। बुरा हो गया, कशिश को जरूर किडनैप कर लिया गया है। इम्पॉसिबल, वह एल्डर तक को हरा सकता है। कशिश को सप्रेस करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। सेंट स्पीक एक बार फिर सेंसेशन में डूब गया।
उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस कशिश मिस्टीरियसली मिसिंग थी और सस्पिशन था कि उसे एक मेल स्लेव ने किडनैप कर लिया है। जैसे ही खबर फैली सेंट स्पीक की महिलाओं की इमेजिनेशन और भी वाइल्ड हो गई। क्या ये किसी सुप्रीम सेक्ट का जीनियस हो सकता है जिसने सीनियर सिस्टर न्यू को पसंद कर लिया? ये पॉसिबल है। क्या सेल्स फेरी उसके साथ अलोप कर गई? मुझे भी ऐसा ही लगता है। इन लोगों ने तो सीधा आरव और कशिश की एलोपमेंट स्टोरी बना डाली। अगर कशिश और रोसी यह सुन लेती तो शायद गुस्से से खून उगल देती। इसके थोड़ी देर बाद रोजी के केव से भी नई खबर आई। ब्रेकिंग न्यूज़, रोजी भी किडनैप्ड हो गई। क्या? वह आदमी आखिर है कौन? सीनियर सिस्टर न्यू को ले जाना काफ़ी नहीं था, उसने रोजी को भी उठा लिया। क्या रोजी भी विलिंगली उसके साथ चली गई? ये भी पॉसिबल है। इन महिलाओं की ब्रेन सर्क्यूट्स इतनी स्ट्रेंज थी कि उन्होंने पूरे इंसिडेंट को 3 लोगों की एलोपमेंट स्टोरी बना दिया। इस पूरे मामले में नैना और बाकी लड़कियां भी इन्वॉल्व हो गई। उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। आप कह रही हैं वही आदमी जो मेरा मेल स्लेव बनना चाहता था? नैना शौक से बोली। हाँ वही व्यक्ति, सेंट स्पीक गार्ड ने सिर हिलाया। नो वे, क्या ये सच है? समृद्धि, क्रिम्सन लेडी और आराध्य भी पूरी तरह अनसेटल्ड थी। बिल्कुल सच। उसने तुम लोगों से क्या कहा था? क्या तुम उसकी आइडेंटिटी जानती हो? नहीं। इसके बाद नैना और बाकी लड़कियों ने पूरी घटना विस्तार से बताई। सच में उन्हें कुछ नहीं पता था, वे खुद अब तक कंफ्यूज्ड थीं। शायद उसका ओरिजिनल टारगेट तुम लोग थीं, लेकिन तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसने रोजी को टारगेट बना लिया और आखिरकार वही हुआ। एक गार्ड ने डीप वॉइस में एनालिसिस किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्रिम्सन लेडी ने डिसबिलीफ से कहा। यही सच है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से सेंट स्पीक डिसाइपल्स की ब्यूटी पर नजर रखे हुए था। ऐसा व्यक्ति मरने के योग्य है, गार्ड ने एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ कहा। फिर वो मर्डरस इंटेंट फैलाते हुए बाकी लोगों के साथ वहां से चली गई। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अब और गहराई से की जानी थी, क्योंकि पूरे फायर स्टार रीजन में ऐसे कुछ ही यंग जीनियसेस थे जो इतना टेरिफाइंग काम करने की क्षमता रखते थे स्टोरेज ब्रेसलेट के अंदर। रोसी और कशिश के चेहरे बिल्कुल पीले पड़ चुके थे। आखिर वो करना क्या चाहता है, मुझे नहीं पता। क्या वो तुम्हारा मेल स्लेव नहीं है? दोनों महिलाएं लगभग निराश हो चुकी थीं। उन्हें माउंट सैंड पर बिना किसी वजह के अगवा कर लिया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि अब वो परियों जैसी भी नहीं दिख रही थीं। वे तो जिंदगी के मतलब पर भी सवाल उठाने लगी थीं, सोच रही थीं कि आखिर वे अचानक इस मुसीबत में कैसे फंस गईं। आखिर इसकी वजह क्या थी? बाहरी दुनिया में आरव पहले ही अपना रूप बदल चुका था और अनगिनत टेलीपोर्टेशन एरे पार करके सेंट स्पीक की ताकतों से बहुत दूर निकल आया था। लेकिन माउंट सैंड के लोग पागल कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़े हुए थे। उनका उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अफसोस, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब आरव कैसा दिखता है। ये पागल औरतें, आरव खुद से बड़बड़ाया। उसके दिल में सेंट स्पीक के लिए बिल्कुल भी अच्छी भावना नहीं थी। ये शक्ति बहुत डरावनी थी, ये किसी भी आदमी के लिए दुस्वप्न जैसी थी। आरव लगातार सेंट स्पीक से दूर होता जा रहा था। इसी बीच ये खबर पूरे फायर स्टार रीजन में फैल गई। सुना तुमने, माउंट सैंड पर बहुत बड़ी घटना हो गई है? बिल्कुल सुना। हमारे युग की नंबर 1 प्रतिभा कशिश को एक रहस्यमयी आदमी अगवा करके ले गया और शक है कि वो ग्रेट डाउ सेक्ट का सीधा उत्तराधिकारी है। आखिर वो कौन हो सकता है, पता नहीं, लेकिन सेंट स्पीक इसे कभी नहीं छोड़ेगा। सुना है कि वे अलग अलग संप्रदायों में पूछताछ कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। आरव एक वीरान ग्रह पर चल रहा था, यहाँ तक कि यहाँ भी उसके बारे में अफवाहें फैल चुकी थीं। मैं फिर से मशहूर हो गया। आरव मुस्कुराया, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। लोग जितना ज़्यादा हंगामा करेंगे उतना ही बेहतर होगा। आज़ाद होने के बाद उसने कशिश और रोसी को बाहर निकाल दिया। फिर आरव ने इसी वीरान ग्रह पर एकांत साधना करने का फैसला किया। वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। उसने पहले सेक्रेड बीस्ट रेल्म से बहुत सारे संसाधन लूटे थे, लेकिन उन्हें अभी तक पूरी तरह रिफाइन नहीं कर पाया था। आरव शांतिपूर्वक साधना करने लगा। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी बदलती रहे, चाहे युद्ध और अराजकता कितनी भी बढ़ जाए, वह लगातार 6 महीने तक एकांत में रहा। इन 6 महीनों में माउंट सैंड पूरी तरह पागल हो चुका था। आधा साल बीत गया था।
ग्रेट डाओइस्ट सेक्ट और कई बड़ी शक्तियां बहुत लोगों को नाराज कर चुकी थीं, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। जिस व्यक्ति ने रोसी और कशिश का अपहरण किया था वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। और आखिरकार सेंट स्पीक को उस सफ़ेद वस्त्र और कांस्य मास्क वाले युवक पर शक होने लगा। कारण बहुत सरल था, पूरे फायर स्टारफील्ड में अगर ग्रेट डाओइस्ट सेक्ट्स के उन राक्षसी प्रतिभाओं को छोड़ दिया जाए तो ऐसा काम करने की ताकत सिर्फ उसी युवक में थी जिसने अनगिनत ग्रहों को लूटा था। जब आरव एकांत साधना से बाहर आया तो उसने ये सारी खबरें सुनी। वह हंस पड़ा। दिलचस्प, सिर्फ आरव को पकड़ने के लिए अब फायर स्टार डोमेन में एक गठबंधन तक बना दिया गया था। ब्लड क्लैन और होली बीस्ट रेल्म इसके नेता थे, जबकि अर्थ बीस्ट क्लैन, सी डेमन क्लैन और होली मेडन पीक भी इसमें शामिल हो गए थे। इन सभी शक्तियों के दिल में आरव के लिए गहरी नफरत थी। लेकिन अफसोस, ये गठबंधन बनना पूरी तरह बेकार था। उन्हें तो उस सफ़ेद वस्त्र वाले युवक का असली नाम तक नहीं पता था। इस घटना ने पूरे फायर स्टारफील्ड को हिलाकर रख दिया। कहा जा सकता है कि सिर्फ आधे साल में उस सफ़ेद वस्त्र वाले युवक की प्रसिद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। कई लोग तो अब इस बात पर शर्त लगाने लगे थे कि आखिर वह सफ़ेद वस्त्र वाला युवक कितने समय तक छिपा रह सकता है। इन सब बातों को जानने के बाद आरव की दिलचस्पी खत्म हो गई। हालांकि इस एकांत साधना के दौरान उसकी ताकत काफ़ी बढ़ चुकी थी। वह रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के दूसरे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गया था। रिटर्निंग टू द वॉइड रेल्म में पहुंचने के बाद ताकत बढ़ाना बेहद कठिन हो जाता है। लेकिन सौभाग्य से आरव के स्टार चार्ट के भीतर अभी भी 180 प्राइमोर्डियल क्लोन्स बाकी थे जिनका उसने इस्तेमाल नहीं किया था। वो फिर से निकल पड़ा, कुछ और संसाधन लूटने के इरादे से। वो शांति से इंतजार करना चाहता था जब तक सीक्रेट रेल्म खुल न जाए। उसके बाद वो अंदर जाकर देखना चाहता था। उस सीक्रेट रेल्म के भीतर आरव अपने बच्चों से दोबारा मिल सकता था। वैम्पायर क्लैन, सेक्रेट बीस्ट रेल्म, सेंट स्पीक, अर्थ बीस्ट क्लैन आदि, ये सभी शक्तियां आरव से दुश्मनी रखती थीं। हर परिवार ने एक एक पेट्रियार्क स्तर के विशेषज्ञ को भेजा था। वे सब मिलकर आरव की लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अफसोस, उन्होंने अनगिनत बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहे। धतेरे की आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे शक्तिशाली वैम्पायर ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी ताकत रिफाइनमेंट रेल्म से भी ऊपर थी। सिर्फ दो संभावनाएं हैं, या तो यह व्यक्ति किसी हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली अस्तित्व की सुरक्षा में है या फिर उसके पास कोई सर्वोच्च खजाना है, सेक्रेट बीस्ट रेल्म के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व ने कहा। अब क्या करें, हम उसे भागने नहीं दे सकते, लेकिन हम उसे ढूंढें कैसे? सारी गणनाएं अधूरी हैं। इस व्यक्ति के बारे में एक भी जानकारी नहीं मिल रही। ये सर्वोच्च अस्तित्व बेहद परेशान थे और सिरदर्द से जूझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कई बार आरव का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिल रही थी। हर बार एक धुंधली पवित्र रोशनी उनकी जांच को रोक देती थी। जहां तक इस भविष्यवाणी और खोजबीन की बात थी, आरव को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। कुछ असाधारण क्षमताएं विशेष तरीकों से किसी व्यक्ति की लोकेशन पता कर सकती थीं। हालांकि आरव ने खुद कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसने प्राचीन पुस्तकों में इसके बारे में पढ़ा था। उसने कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस समय आरव सैकड़ों ग्रहों की यात्रा कर चुका था, लगातार अपनी स्थिति बदल रहा था। अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रहस्यमयी आभा मुझे लॉक कर रही हो, लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? आरव खुद से बड़बड़ाया और फिर सिर हिला दिया। उसके पास स्टार चार्ट था जो स्वर्गों का सर्वोच्च खजाना था। यह ऐसी चीज थी जिसे वैम्पायर पेट्रियार्क और बाकी लोग बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि आरव खुद भी महसूस नहीं कर पा रहा था कि कोई उसे खोजने की कोशिश कर रहा है। उसने कशिश और रोसी का अपहरण किया था। यह माउंट सेंट के लिए हजारों सालों में सबसे बड़ा अपमान था। यहाँ तक कि अब भी सेंट स्पीक लगातार आरव की जांच कर रहा था। आरव ने आह भरी। उसने फैसला किया कि अब दोनों महिलाओं को छोड़ देना चाहिए। उन्हें अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं था, और वैसे भी उसका उन दोनों से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। जहाँ तक कशिश की पहले कही गई बातों का सवाल था तो उसे भूल जाना ही बेहतर था। वैसे भी उसने कशिश को अनगिनत बार पीटा था। एक ऐसे ग्रह पर जहां आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह सूख चुकी थी, आरव ने एक गुफा बनाए।
फिर उसने कशिश और रोसी को बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही दोनों महिलाएं हैरानी से इधर उधर देखने लगीं। वे स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट के अंदर फंसी हुई थीं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर कितना समय बीत चुका है। उनकी समय की समझ तक धुंधली हो चुकी थी। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं कहाँ हूँ तुम? दोनों महिलाएं आरव को डर और तनाव से देखने लगीं। यह आदमी बेहद डरावना था। उनके लिए वह किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। दूसरा पक्ष बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता था और हमला करते समय बेहद निर्दयी था। उसने बेरहमी से उनके खूबसूरत चेहरों को बर्बाद कर दिया था। हे जाहिर है। आरव शरारती मुस्कान के साथ हंसा। उसकी मुस्कान देखकर दोनों महिलाएं और भी ज्यादा डर गईं। उन्हें लगा कि आरव उनके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। आखिर वे दोनों इतनी सुंदर थीं। कौन सा आदमी उन्हें खजाने की तरह नहीं रखता? अगर अगर तुम वो करना चाहते हो तो आ जाओ, कशिश ने अचानक दांत भींचकर कहा। आरव, साइड में खड़ी रोसी भी स्तब्ध रह गई और अविश्वास से कशिश को देखने लगी। तुम कहना क्या चाहती हो? आरव खुद भी हैरान था। ज्यादा बातें मत करो, आओ मेरे ऊपर अपने सबसे निर्दयी तरीके इस्तेमाल करो। अगर मैं कशिश जरा भी डर गई तो मैं तुम्हारा सरनेम अपना लूंगी। कशिश ने दांत भींचकर कहा। क्या? आरव कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे उसका मतलब समझ आया। ये लड़की पागल हो चुकी थी। उन दोनों की सोच सच में कमाल की थी। आओ, मुझे डर नहीं लगता। कशिश दांत पीसते हुए 2 कदम और आगे बढ़ गई। उसने बिल्कुल निडर रवैया दिखाया, यहाँ तक कि रोजी भी स्तब्ध रह गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? अगर दूसरा पक्ष सच में ऐसा करना चाहता हो तो क्या उसे भी खुद को सौंपना पड़ेगा? दफा हो जाओ। लेकिन किसे पता था आरव का उसकी इच्छा पूरी करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। बल्कि वह तेजी से आगे बढ़ा और सेल्स फेरी के खूबसूरत चेहरे पर बेरहमी से मुक्के बरसाने लगा। बैंग बैंग बैंग। आह! कशिश पिटाई से पूरी तरह स्तब्ध हो गई। उसका चेहरा खून से भर गया और वह सिर पकड़कर दर्द से चीखने लगी। आखिरकार आरव थक गया और रुक गया। कशिश जमीन पर पड़ी कांप रही थी और आखिर में बेहोश हो गई। आरव ने उसे इतना पीटा था कि उसका दिमाग तक ठीक से काम नहीं कर रहा था। आरव ने फिर रोजी की ओर देखा। तुम दूर रहो। रोजी डर गई। उसे लगा आरव अब उस पर हमला करेगा। वो मुड़कर भागने लगी, लेकिन दुर्भाग्य से आरव ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील थी, इसलिए रोजी बिल्कुल भी आरव का विरोध नहीं कर सकती थी। रोजी ने निराश चेहरा बना लिया और धीरे धीरे अपनी किस्मत स्वीकार करने लगी। बस मुझे मार डालो। वो कशिश की तरह बुरी हालत में नहीं पहुंचना चाहती थी। तुम्हें मार दूं? आरव हंस पड़ा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तो फिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, आरव ने उदासीनता से कहा और कैजुअली रोजी को बाहर फेंक दिया। फिर वो मुड़कर चला गया। उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। रोजी छोड़ रहा है? क्या दूसरा पक्ष सच में उन्हें छोड़ रहा था? तो फिर उसने कशिश को इतना क्यों पीटा? क्या इस आदमी की कोई अजीब आदत थी? रोजी पूरी तरह उलझ गई थी। पहले उसे लगा था कि दूसरे पक्ष की कोई साजिश होगी, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि आरव सच में जा चुका था। वो तुरंत हैरान होकर कशिश के पास भागी। कशिश कशिश उठो, अब हम जा सकते हैं। अभी आरव बहुत ज्यादा निर्दयी था, इसलिए कशिश अब भी बेहोश थी। आह! अब हम जा सकते हैं। सच सच। आरव के चले जाने के बाद दोनों महिलाएं कोषा द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश कर सकती थीं। उन्हें ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा टूटना ही काफी था ताकि वे उड़ सकें। दोनों महिलाएं वहां से निकल गईं। उन्होंने सबसे नजदीकी ग्रह ढूंढा, फिर माउंट सैंड से संपर्क किया। बाकी सारी सीरीज़ के कुछ सीरीज़ के एपिसोड आज नहीं आ पाएंगे, बाकी मैं कर दूंगा। और बाकी कुछ सीरीज़ के मैं डाल दूंगा, बाकी के कल आएंगे। और डबिंग स्टार्ट कर दी आगे के एपिसोड्स की, जो कि डेली प्रोवाइड होने वाले हैं। उनका एडवांस डबिंग हो जाएगी ताकि रेगुलर एपिसोड उसको मिसिंग के बिना होते रहें। डेली एपिसोड अपलोडिंग उसकी होती रहेगी। ठीक है, फिर बाकी आज में जितने हो पाएगा 1-2 एपिसोड आएंगे, बाकी कल चारों सीरीज़ के आएंगे।